Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of marketing management. और जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले बहुत सारे टॉपिक्स इवन यूनिट 1 पूरी कवर कर ली है और यूनिट 2 के भी काफी टॉपिक्स हो गए हैं. सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. आज हम लोग बात करने वाले एक नेक्स्ट टॉपिक को और नेक्स्ट हम मूव करेंगे. ठीक है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में ज्वाइन करना चाहते हैं सो प्लीज आप वहां पे मुझे ज्वाइन करें. सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और उसके स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है. अगर वो प्रोडक्ट और उसके टाइप को नहीं पूछेगा तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जरूर पूछेगा और ज्यादातर से इसी को ही पूछा जाता है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट उसकी जो भी लाइफ होती है, मतलब जब तक वो रहता है, जैसे वो बनता है, जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है और फिर जैसे वो उसका एंड होता है, जैसे हमारी लाइफ की पूरी साइकिल, उसी तरह एक प्रोडक्ट की भी पूरी लाइफ साइकिल होती है, बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का जो कह सकते हैं. तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिफर्स टू द कोर्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल एंड प्रॉफिट ओवर दिस लाइफ टाइम. सम प्रोडक्ट में हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल वेयर सम में एंजॉय अ लॉन्ग लाइफ साइकिल. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली बताता है कि एक प्रोडक्ट का, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे उसकी ग्रोथ रही, कैसा उसने परफॉर्म किया, क्या प्रॉफिट, क्या सेल्स उसने अपने लाइफ टाइम लेके दिया एक ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे उसने मैच्योरिटी हासिल करी एक मार्केट में और कैसे वो डिक्लाइन हुआ. तो ये जो पूरा एक एस्पेक्ट है वो हम समझते हैं अंडर योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, ठीक है. सो कुछ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है वो शॉर्ट होती है, मतलब वो जल्दी ही उसका जो भी डिक्लाइन फेज है वो आ जाता है डेवलपमेंट के बाद, और कुछ का है जो वो लॉन्ग जाता है, मतलब इतनी जल्दी वो डिक्लाइन नहीं करता आपके मार्केट में. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक यूजफुल फ्रेमवर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इनिशियल लॉन्च टू इवेंचुअल डिक्लाइन. तो बेसिकली ये आपको एक पूरा अंडरस्टैंडिंग देता है कि प्रोडक्ट जब उसका डेवलपमेंट हुआ, जब वो मार्केट में आया, उसके इनिशियल लॉन्च से कैसे वो फेज ट्रांसफॉर्म होके वो डिक्लाइन हुआ, वहां तक की सारी स्टेजेस को हम यहाँ पे समझते हैं. सो टोटल 5 स्टेजेस है जो आपको समझनी है. पहला है डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. जैसे कि हमारा भी होता है, हमारा भी डेवलपमेंट हुआ, हम आए इस वर्ल्ड में, तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ लोगों से, देन हमारी ग्रोथ हुई, फिर हम एक मैच्योरिटी वाले फेज में भी पहुंचे और फिर बुढ़ापा आया, फिर वो डिक्लाइन भी किया. ठीक है, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट को भी हम एक लाइफ साइकिल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका पहला स्टेज, दैट इज योर डेवलपमेंटल स्टेज. आप डेवलपमेंटल के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. बेसिकली आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करने के लिए आपको भी पता है हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं. पहले मार्केट जाते हैं, देखते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या डिमांड है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन या क्रिएट करते हैं. दिस स्टेज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली इन टर्म ऑफ बोथ टाइम एंड मनी. ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको रिसर्च करने में टाइम लगता है, प्रोडक्ट को क्रिएट करने में भी टाइम लगता है और पैसा भी यहाँ पे काफी लग जाता है. The product is currently in the development and planning stage at this point. So अगर आपको पेपर में लिखना हो हर इस चीज का डिस्क्रिप्शन, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि डेवलपमेंट स्टेज बेसिकली क्या होती है, इस टाइम पे हो क्या रहा होता है, और हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप समझेंगे. क्योंकि पेपर में अगर ये 14 या 7 मार्क्स में आएगा तो आपको डिटेल में जाना होगा, शॉर्टकट नहीं अपना सकते. तो डायग्राम को पहले अच्छे से प्रेजेंट करेंगे एंड देन इसको हम लिखेंगे. ठीक है, पहला आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं. कंपनी जानना चाहती है कि क्या कस्टमर की प्रेफरेंस है एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो उसे डेवलप करेगी. कंपनी डिवोट इनॉर्मस रिसोर्सेज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट फिजिबिलिटी टेस्टिंग. यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हो प्रोडक्ट को डेवलप करने में, मार्केट की रिसर्च में, और साथ ही साथ की प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं उसकी टेस्टिंग में. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, मार्केट के रिसर्च में भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. जो भी आपका स्टाफ है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है तो उसमें पैसा आपका जाएगा. तो यहाँ पे हाई कॉस्ट वाला ये फेज है. नो सेल, आपको पता है प्रोडक्ट अभी डेवलप हो रहा है, ये इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं कि सेल कहां से शुरू हो जाएगी. सो अभी ये ओनली इट इज फॉर योर डेवलपमेंट फेज, और वी कैन से इट इज एन टेस्टिंग फेज. ठीक है,
तो ये अभी यहाँ पे कोई सेल नहीं होती, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट येट रेडी फॉर सेल। डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होता है। कंपनी में भी टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन स्मॉल मार्केट विद लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट। हो सकता है आप कुछ क्लाइंट के साथ आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो स्मॉल मार्केट में, तो सिर्फ उन्हीं तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड रखा, अभी वो पूरी मार्केट में नहीं छाया है। तो ये क्या हो गई आपकी डेवलपमेंटल स्टेज। और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है, टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक रात में प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट बनने से पहले वो रिसर्च का पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन, देन प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, फिर इन सारी चीजों पे आप समय लगाते हो। रिस्क बहुत इन्वॉल्व है आपका, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बस प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल बन होगा अगर वो लॉन्च हुआ। तो कंपनी बहुत सारा पैसा लगाती है रिसर्च डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट को डेवलप करने में। अगर प्रोडक्ट नहीं सक्सेसफुल हुआ तो इस चीज का एक रिस्क रहता है। तो हम समरी भी ये कहेंगे कि डेवलपमेंट स्टेज जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो क्रूशियल स्टेज होती है, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करती है अपने रिसर्च डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। इसलिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हो तो आप खुद भी सोचना कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं तो उसमें मेरा पैसा भी जाएगा, उसमें मुझे समय भी लगेगा, मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो मेरा उसमें रिस्क भी होने वाला है। ठीक है, कोई सेल यहाँ नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कर रहा हूं तो लिमिटेड होगा, और रिसर्च वाला। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी इसकी पहली स्टेज जो की थी आपकी डेवलपमेंटल स्टेज। अब हमारा आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज को जैसे कि आप जानते हैं, अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। द इंट्रोडक्शन स्टेज अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च to the market. During this stage, emphasis is on raising product awareness and developing interest among potential clients. Introduction stage में आपको पता है आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। तो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो तो आपको इस स्टेज में लोगों को उसके बारे में अवेयर करना होगा, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं एडवर्टाइजिंग में, पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने में, सेल्स प्रमोशन में। मान लो आपने कोई मोबाइल फोन था, उसे डेवलपमेंट स्टेज में आपने बनाया, आपने रिसर्च करी कि किस तरीके का मोबाइल जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, क्या फीचर्स होने चाहिए, कैमरा क्वालिटी क्या है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों को ध्यान रखे आपने डेवलपमेंटल स्टेज में उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया। नेक्स्ट आप अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे आए, आपने प्रमोशन किया, एडवर्टाइजिंग खूब अच्छे से अपने मोबाइल फोन की करी, सेल्स प्रमोशन किया आपने इन्फ्लुएंसर्स को मतलब उनके साथ रिलेशन करके, पब्लिक का रिलेशन, उसके मतलब उनका जो भी बेस है ऑडियंस का, उनके थ्रू प्रमोट कराया अपना प्रोडक्ट। इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अब जैसे आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट वाले, इन सब में क्या होता है, बहुत पहले से ही प्रोडक्ट का बैनर आ जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने वाला है, आप पहले से बुकिंग कर सकते हो। तो जो कस्टमर ने एडवर्टीजमेंट देखा होता है, जिनको इंटरेस्ट पहले से आ जाता है, वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यही तो इंट्रोडक्शन स्टेज है कि आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उससे पहले आप एडवर्टाइज करा रहे हो ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं, हम सबने अपनी लाइफ में इसको ऑब्जर्व की हुई है। द प्रोडक्ट इज न्यू, द मार्केट इज नॉट येट फेमिलियर विद इट। अब एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में पैसा क्यों हम इस स्टेज पे लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आपको उसको अवेयर करना होगा कि ये जो फोन है वो कैसा है या किस क्वालिटी में है। तो यहाँ पे आपको पैसा इतना ज्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है प्रोडक्ट नया है मार्केट के लिए, लोग अभी इसके बारे में फेमिलियर नहीं है, तो आपको फेमिलियर करना होगा तभी तो वो बिकेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट है कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला आता है लो सेल्स वॉल्यूम। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेल्स वॉल्यूम लो होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी न्यू है, मार्केट में इतना फेमिलियर नहीं है। हो सकता है आपने एडवर्टाइजिंग कराई हो तो जो लोग टीवी देखते हैं उन तक तो ये प्रमोट हो गया हो, लेकिन जो गांव में है, जो और ऐसे इलाके में जहाँ पे ऐसा नहीं चीज अवेलेबल है, तो वहां तक के लोगों को नहीं पता होगा, या जो लोग अभी भी टीवी नहीं देखते हैं उनको भी ये चीज नहीं पता होगी। तो सेल्स वॉल्यूम आपका अभी भी कम है, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, लोग जानते नहीं है, तो इतना ट्रस्ट भी नहीं करेंगे कि वो अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके उसे खरीदे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए हाई है क्योंकि आपकी सेल्स तो हो नहीं रही है, सिर्फ आप बैठे हैं और कॉस्ट जो है वो उसकी लग रही है। ठीक है, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, आप बस एक तरीके से बैठे हुए हो, आप वेट करो कि प्रोडक्ट मेरा मार्केट में बिके, उसकी जो भी चीजें हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग वगैरह, प्रमोशन, इन सब में आप बस पैसा खर्च कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज योर हाई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो आपको ऑब्वियस है कि मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट में पैसा देना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा होगी। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा लोग फैमिलियर नहीं है तो खरीदेंगे ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है।
नेक्स्ट इज फ्यू कॉम्पिटिटर। जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट आपका न्यू है, हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो बहुत ही क्रिएटिव हो और वैसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में ना हो, तो आपके कॉम्पिटिटर जो है वो हो सकता है बिल्कुल ना हो या बहुत ही फ्यू हो जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो अपने अलग अलग ब्रांड में। जैसे कि सैमसंग का जो फोल्ड वाला फोन है जिसको आप तीन चार बार या जितने बार भी फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये अभी तक आई थिंक कि कोई कंपनी इतना नहीं बना रही थी, तो ये थोड़ा न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट था जिसके लिए क्या है, प्रोडक्ट मतलब कॉम्पिटिटर लिमिटेड है आपके। अनसर्टेनिटी हो सकती है, आपको नहीं पता मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी आपके प्रोडक्ट को लेके, हो सकता है वो प्रोडक्ट को पसंद करे खरीदे, हो सकता है उसे लगे कि नहीं ये बेकार है तो फिर वो नहीं लेगी, तो ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज योर ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज क्या होती है, इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अ रैपिड इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब होता है कि प्रोडक्ट को एक सेल्स वॉल्यूम मिलना शुरू होता है। अब कस्टमर हो सकता है मतलब कि स्टेज पहले में इंट्रोड्यूस किया आपने, अब होता है कि कस्टमर जो है वो अवेयर होने लग गए, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होने लगी, जानने लग गए, प्रोडक्ट आपका पॉपुलर होने लग गया और कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया वाइड रेंज पे। तो अब क्या होगा, उस प्रोडक्ट की हम एक ग्रोथ देखेंगे। सो पहला आता है आपका ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको पता है कि अब वो ग्रोथ स्टेज में आ गया, तो अब आपकी एक रेपुटेशन जो है वो मार्केट में बिल्ड होना शुरू हो गई और कंपनी इसी रेपुटेशन ऑफ ब्रांड पे फोकस करना शुरू कर देती है कि वो जो भी ब्रांड की रेपुटेशन है वो अब वो बिल्ड करे, ठीक है, ताकि इसकी मार्केट में अच्छी पोजीशन हो जाए। Demand for marketing and advertisement is on the rise. During the growth stage, business continue to spend money on marketing and advertisement to hold their market position and maintain demand. अब आपको पता है कि आपने पहले स्टेज में भी एडवर्टीजमेंट किया, अब ग्रोथ हो रही है, आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी भी जो कंपनी होती है वो मार्केट में एडवर्टीजमेंट में फोकस करती है क्योंकि उनको पता है अब हमारी पोजीशन तो बिल्ड हो गई बट हमें इस पोजीशन को होल्ड भी करना है। ऐसा ना हो कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर उस पोजीशन को हमसे ले जाए या कस्टमर हो सकता है उसके बारे में भूल जाए या ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक वो अगर नहीं पहुंचे तो पहुंच ना पाए, तो इसलिए वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आप करते हो। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट। अब आपको लगता है कि कुछ जैसे कि आपको पता है ना कि जो भी फोन होते हैं उसमें अपडेट आते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर बार कोई नया मॉडल आता है, ठीक है, नंबर से उसका रेडमी नोट 1 6 आई डोंट नो थी था 6 7 9 ये सब क्या है, ये सारे एक इम्प्रूवमेंट आ रहे प्रोडक्ट में कि उस चीज में जो कमी रहेगी अब आपने नया मॉडल में उसको फिल कर दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वाली ये चीज यहाँ पे आती है, आपको देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ऑफ कोर्स सेल्स वॉल्यूम अब आपका ग्रो हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल हुई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको इस स्टेज में देखने को मिलती है, जो कि आपने देखा था कि पहले दो स्टेज में हमें देखने को नहीं मिली, दूसरे में हमें बहुत कम और पहले में तो नहीं दिखी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम होती है, वहां पे हमने देखा था कॉस्ट ज्यादा थी, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ा है। यहाँ पे एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका इंट्रोडक्शन में लिमिटेड था बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है एज आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टोर लोकेशन को रीच करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे। मैच्योरिटी स्टेज बेसिकली गाइज ये होती है जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मैच्योरिटी पे पहुंचता है, मतलब कि अब जो जितने भी कस्टमर जहां तक इसको पहुंचना था अब ये वहां तक पहुंच चुका है, जिनको इस प्रोडक्ट को लेना था वो इस प्रोडक्ट को ले चुके हैं, अब आपके पास इतनी मार्केट है ही नहीं कि आप उसको और सेटिस्फाई करो, तो आप एक मैच्योरिटी लेवल पे एक पीक लेवल पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज इज व्हेन प्रोडक्ट रीच इट्स पीक इन टर्म ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स के टर्म में भी और प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे आपने कमा लिया, जितनी सेल्स आप कर सकते थे आपने कर लिया, जितने कस्टमर्स इंटरेस्टेड थे जिन्हें लेना था उन्होंने ले लिया, अब आपका मैच्योरिटी स्टेज आ गया। कॉम्पिटिशन इज हाई इन द मार्केट एंड कंपनीज में नीड टू रिड्यूस प्राइस टू मेंटेन मार्केट शेयर। हो सकता है अब आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कोई ऐसा मॉडल ले आए हो या ऐसा रिप्लेसमेंट ले आए हो कि अब आपका प्रोडक्ट इतना नहीं बिक रहा है, तो कंपटीशन तो मार्केट में हाई है और हो सकता है इसकी वजह से आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस गिराना पड़े क्योंकि आपको लग रहा है कॉम्पिटिटर उससे अच्छा चीज ला रहे हैं और अच्छे रेंज पे दे रहे हैं, तो अब हमारा ये नहीं लेगा कोई, ठीक है। कंपनी में ऑल्सो फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग दियर प्रोडक्ट लाइन, इंप्रूविंग द प्रोडक्ट फीचर। अब आप ये कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स को इंप्रूव करो या प्रोडक्ट की लाइन को और डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे हाई है, आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे अब प्लेयर्स हैं जो मार्केटर में अच्छा खासा आपके को टक्कर दे रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई क्योंकि आपको पता है जितना प्रॉफिट आपको कमाना था आप मैच्योरिटी स्टेज पे कमा सकते हो, कमा लेते हो इवन, अब इससे ज्यादा आपको उसका प्रोडक्ट का कोई स्कोप नहीं दिखता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब लोग आउटडेटेड नहीं खरीदना चाहते, तो आप या तो चेंज करो या तो फिर कुछ और चीज में डील करो।
Product diversification, product differentiation. During the maturity stage, business may differentiate their product to compete with other goods at the market. Market में अलग गुड्स के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए प्रोडक्ट हो सकता है इस स्टेज में बिजनेस अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन देखने को लाएं, जिससे आप अंतर कर पाओ उन दोनों प्रोडक्ट में और आप इनको प्रेफरेंस दे पाओ. एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप चाहते हो कि आप मेच्योरिटी फेज पे भी जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट्स है, जो अगर आपको लगता है थोड़े बहुत बच्चे कुचे भी हों, उन तक भी अपनी रीच रखो, मेंटेन रखो, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे फोकस कर सकते हो. सेल्स ग्रोथ देखो यहाँ पे कम हो ही जाती है क्योंकि मार्केट अब सैचुरेटेड हो गई. जितने प्रोडक्ट आपके बिकने थे बिक गए, जितनों को लेना था उन्होंने ले लिया. अब उस मॉडल पे ज्यादा लोग उसको खरीदना ही नहीं चाह रहे. कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हो बिजनेस में यूज कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी. प्राइस आप रिड्यूस कर सकते हो ताकि वो चीज बिक जाए, क्योंकि लोगों को लगेगा हाँ ये ज्यादा सस्ता है तो हम इसको ले लें. ठीक है, तो जैसे आपने बहुत देखे होंगे प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं. मोबाइल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें ऐसा होता ही है जनरली कि मॉडल पुराने वाले फिर बिकना बंद हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इसकी कम रेंज में हमें कुछ और नया देखने को मिल जाएगा, अब हम पुराने में क्यों जाएं. या फिर हो सकता है नया वाला थोड़ा महंगा है, पुराना वाला सस्ता है, तो लोग सस्ते की वजह से स्विच करें, अदरवाइज टेक्नोलॉजी की वजह से वो स्विच नहीं करेंगे. सो लास्ट स्टेज जो आती है आपकी वो आती है डिक्लाइन स्टेज. जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट यहाँ से उठना शुरू हुआ, ठीक है, आपका डेवलपमेंट हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट उठा, ठीक है, पीक पे गया, ग्रोथ उसने अचीव करी, पीक पे गया, अब वो गिरना शुरू हो जाएगा. तो कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो वो एंड तक तो जरूर जाता है. अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन स्टेज अकर व्हेन सेल्स बिगेन टू फॉल एंड द प्रोडक्ट बिकम लेस प्रॉफिटेबल. अब क्या होता है कि प्रोडक्ट से आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रही है क्योंकि सेल्स भी आपकी रिड्यूस हो रही है, और जो सेल्स बेच रहे हो सकता है कॉस्ट इतनी कम करनी पड़ रही है कि आपको उसको बेचने से आपको प्रॉफिट होने भी नहीं वाला. तो प्रोडक्ट का जो फेज है वो क्या आ गया? डिक्लाइन स्टेज पे आ गया. तो सेल्स क्यों कम हो गई, प्रोडक्ट क्यों प्रॉफिटेबल कम हो गया? क्योंकि कंपटीशन एक तो बढ़ गया, कस्टमर ने अपना प्रेफरेंस बदल दिया, टेक्नोलॉजी नई आ गई जो कि हम डिस्कस कर रहे थे. ड्यूरिंग दिस स्टेज कंपनी में डिसाइड टू सीज द प्रोडक्ट और सेल इट टू अनदर कंपनी. हो सकता है कंपनी उस प्रोडक्ट को ही बंद कर दे या उस प्रोडक्ट को किसी और कंपनी को दे दे कि भैया आप जो रिनोवेट कर पाओ, जो इनोवेटिव इसमें कर पाओ, कर लो और बेच लो. जैसे कि नोकिया का भी ऐसा था कि फिर वो इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे कॉम्पिटिट नए नए ब्रांड से, वीवो इनसे, तो वो थोड़ा सा कंपनी को सेल आई थिंक कर दी थी, नहीं की थी तो उससे कमेंट सेक्शन बताएंगे, बट आई थिंक वो थोड़ा बंद हो गया था बीच में, आपको भी याद होगा. ठीक है, द डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द फाइनल स्टेज. तो ये फाइनल स्टेजेस के बाद कोई और स्टेज नहीं है. डिक्लाइन हो गया मतलब कि प्रोडक्ट या तो बंद हो गया मार्केट में, या तो फिर हो सकता है कोई नई कंपनी ने उसको अडॉप्ट करके कुछ इनोवेशन करके फिर बेचा हो. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता है यार रिड्यूस हो गई क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया, प्रॉफिट आपको आ ही नहीं रहा है. प्राइस रिडक्शन हो सकता है अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो तो आप प्राइस को कम कर रहे हो, इतना कम करना पड़ जाए जिससे आपका कॉस्ट ही ना निकल पाए, तो फिर वो बेकार है. डिक्लाइनिंग सेल्स वॉल्यूम देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है आपके यहाँ पे. लो ब्रांड लॉयल्टी, अब कस्टमर नए ब्रांड में स्विच गया तो आपके ब्रांड के टुवर्ड्स की लॉयल्टी कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये सारे कुछ फीचर्स है आपके डिक्लाइन स्टेज के. एक और फीचर रहता है दैट इज लिमिटेड कस्टमर बेस. अब कस्टमर तक कम पहुंच रहा है तो लिमिटेड कस्टमर बेस आपका यहाँ पे रहेगा. तो हमने यहाँ पे पढ़ा पूरा एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो कि आप अपने आप से रिलेट कर, आपको पेपर में लगे कि आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ रहे तो आप खुद एक प्रोडक्ट को इमेजिन करिएगा और सोचिएगा कि ये प्रोडक्ट जब आया, जब मैंने बनाया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट हो रहा था, क्या क्या लॉस हो रहा था. उस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कहाँ पे कम होगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ पे मुझे देखना है, मेरा कस्टमर बेस कहाँ पे कितना ज्यादा है. उस हिसाब से आप अगर 3-4 भी फीचर्स लिख के आते हैं तो भी अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में, जैसे इस पीपीटी में पूरा अच्छे से प्रेजेंट हुआ है, इसी तरीके से आपको इसको लिखना है. ठीक है, हैंस हम कंक्लूड करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इंपॉर्टेंट टूल है बिजनेस के लिए टू यूज इन देयर प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. एक बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट की स्टेज को अंडरस्टैंड करना, उससे रिलेटेड प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बाय आइडेंटिफाइंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी में टेलर देयर मार्केटिंग एफर्ट्स टू मीट द नीड ऑफ देयर कस्टमर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा समझा आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो भी स्टेजेस थी उसको हमने डीप में कवर किया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट है गाइस सो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.